स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे एनालिसिस कुछ आर्टिकल का। ऑल्दो जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो आर्टिकल्स थे वो उतने रेलेवेंट नहीं थे, इसलिए मैंने एक पीछे के आर्टिकल को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आज शुरू किया है। और वो आर्टिकल आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हेडलाइंस को हिट कर रहा था। वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सभी वुमेन इंक्लूडिंग मैरिड एंड अनमैरिड जो है अब अबॉर्शन करा सकती हैं अगर उनकी प्रेगनेंसी 24 वीक्स तक की है तो आइए इसी को लेके जो है डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला। अभी आप जानते हैं कि कुछ समय पहले, यही कुछ 15 या 20 दिन पहले, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था और उस डिसीज़न में उन्होंने कहा था कि जो प्रेगनेंसी है यूएस वुमेंस की, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आपका जो है क्रिटिसिज्म हुआ था यूएस की सुप्रीम कोर्ट का। इस केस को कहते हैं द रो वर्सेस वेड रूलिंग, और इसको माना गया है कि ये एक बैकवर्ड स्टेप लिया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं उसके विपरीत अभी जो है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया है जिसको माना जा रहा है कि वो बहुत ही हिस्टोरिक है और एक बिग स्टेप है वुमेन राइट्स को लेके। क्या है पूरा मामला जो कोर्ट ने कहा है? वो कोर्ट ने ये कहा है कि अब अनमैरिड वुमेंस के पास भी इक्वल राइट्स होंगे अबॉर्शन के, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सिंगल वुमेंस हैं वो 73 मिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस इतनी बड़ी वुमेंस के राइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा मामला ये है कि एक 25 वर्षीय महिला थी जो कि 22 वीक्स की प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसके बाद वो दिल्ली में हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें जो है राइट दिया जाए कि वो अबॉर्शन करा सकें, क्योंकि जो उनके पार्टनर हैं उन्होंने उनसे शादी करने से मना कर दिया है लास्ट मिनट में। और अब अगर ये बच्चा जो उनके प्रेगनेंसी से पैदा होगा, अगर ये हुआ तो उससे उन्हें एक सोशल स्टिग्मा है, यानी कि समाज में उनका जो है बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होगा, हरासमेंट होगी, और इसे वो सहन नहीं कर पाएंगी। वहीं आगे उन्होंने दलील देते हुए ये भी कहा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस चाइल्ड को, क्योंकि उनके पास अभी कोई जॉब नहीं है और वो कोई एफ्लुएंट फैमिली से भी नहीं आती कि वो उसे जो है आपका बड़ा कर सकें उस बच्चे को। तीसरा, वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है कि वो रेज़ कर सकें इस तरह के चाइल्ड को। वहीं इन सब बातों को देखते हुए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल ये कहकर कि आप जो है लॉ के उसमें फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, लॉ के क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहे हैं जो अभी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो मेडिकल टर्मिनेशन है जो एमटीपी जिसे बोलते हैं, वो मैं बता दूं कि एमटीपी है क्या। ये बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस। देखिए 1960s तक इंडिया के अंदर 1960s तक कोई भी अगर अबॉर्शन कराता था तो वो इलीगल कहलाता था, और कोई वुमेन अगर पकड़ी जाती थी अबॉर्शन कराते हुए तो उसको 3 साल की जो है सज़ा मिल जाती थी। वहीं 1960s के बाद जो है एक कमेटी सेटअप की गई जिस कमेटी का नाम था शांति लाल शाह कमेटी। शांति लाल शाह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 जो है आपका पास हुआ था, और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे कि किस किस तरीके से जो है अबॉर्शन जो है कैरी आउट करा जा सकता है। वहीं ये जो एमटीपी एक्ट है, इस एमटीपी एक्ट को फिर से आपका अमेंड किया गया है, और अब एमटीपी एक्ट जो है आपका अमेंड करके 2021 यानी कि लास्ट ईयर जो है एक्ट करके कुछ इसके प्रोविजंस में बदलाव लाए गए हैं। देखिए एबॉर्शंस हमेशा से ही लीगल रहा है 1971 से, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ने इसके अंदर जो है कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है मेल चाइल्ड को लेके, और अगर एबॉर्शन वहाँ स्ट्रिक्ट ना करें तो क्या होगा, आइडिया ये होगा कि बहुत सारे जो आपका जानते हैं कि लड़का पैदा करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है फीमेल फाइटेसिस करा लेंगे और ऑलरेडी अबॉर्ट कराएंगे अपने महिला बच्चे को, गर्ल चाइल्ड को। तो उसमें दिक्कत क्या होने वाली है, आप जानते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशो ऑलरेडी हमारा लो है, तो इससे जो है ऑलरेडी और भी नीचे जा सकता था अगर ये स्ट्राइंजेंट रूल्स एप्लीकेबल ना किए जाते। और रूल्स जो है इस हद तक स्ट्राइंजेंट हैं या इस तरीके से स्ट्रिक्ट हैं कि इवन जो रेप सर्वाइवर्स हैं या फिर वो चिल्ड्रन हैं जिन्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उन्हें भी जो है कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। तो इस तरह से जो है कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। वहीं अभी जो 2021 का जो एमटीपी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने अमेंड करके लॉज को ये बनाया है कि वो अबॉर्शन अलाउड करेंगी उन महिलाओं को जिनकी
प्रेगनेंसी जो है 20 वीक्स तक है, अगर 20 वीक्स तक उनकी प्रेगनेंसी है तो उन्हें एक डॉक्टर से जो है आपका मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी। वहीं अगर उनकी जो प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स तक चली गई है तो उन्हें जो है आपका 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा उनका जो फाइनल डिसीजन है वो आपका मेडिकल बोर्ड लेगा। मेडिकल बोर्ड जो है आपका सेटअप किया जाएगा और ये मेडिकल बोर्ड पूरा ड्यू कंसिडरेशन करेगा, पूरे जो है देखेगा कि क्या ये किया जा सकता है या नहीं, और इसके बाद ये 3 दिन के अंदर जो है डिसीज़न देगा कि हाँ अबॉर्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इस कैटेगरी ऑफ जो वुमेन हैं जो अबॉर्शन करा सकती हैं 20 to 24 में, इसमें भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। इसमें केवल उन लोगों को किया गया है जो रेप सर्वाइवर्स हैं, या फिर जो माइनर्स हैं, या जिन वुमेन हैं जिनकी मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर मेजर एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके अंदर, इस तरह की वुमेन्स को इंक्लूड किया गया है। या फिर कोई ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट हो गई है किसी डिज़ास्टर के वक्त या इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के वक्त, या फिर कोई मेंटली इल वुमेन हो। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं ताकि जो है बेहतर तरीके से आपका अबॉर्शन हो सके और उन्हीं का अबॉर्शन हो सके जो रियली डिज़र्व करती हैं। तो यही हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने जो है 25 ईयर ओल्ड वुमेन को जो है ये कह के मना कर दिया कि आप अनमैरिड हैं और कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप में थी, और आपकी कैटेगरी ऑफ वुमेन को जो है MTP एक्ट 2021 में नहीं रखा गया है। अनमैरिड वुमेन जैसा कोई भी क्लॉज वहाँ नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि जिनको अलाउड है वो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी वाली वुमेन है, रेप सर्वाइवर्स हैं, माइनर्स हैं, मेंटली इल हैं, या फिर कोई प्रेगनेंसी डिज़ास्टर या इमरजेंसी जैसी स्थिति में हुई है तो उनमें से किसी भी चीज़ में वो आ नहीं रही थी कैटेगरी में, तो इसलिए जो है कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वहीं वो वहाँ नहीं रुकी और उसके बाद वो US में वो हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ये दलील दी कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये वॉयलेट कर रहा है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वॉयलेट हो रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग 21 और 14, जो कि राइट टू लाइफ है, और 14 जो है इक्वालिटी को लेके है। कहा गया कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है ये आर्बिट्ररी है और डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर रहा है अनमैरिड वुमेंस को। वहीं जो 3 जज का बेंच था उन्होंने ये माना कि हाँ कि वुमेन का जो मैरिटल स्टेटस है वो कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए कि उसे डिप्राइव किया जाए उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने से। इसको डिसीज़न को बताते हुए आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ये वुमेन के राइट्स हैं कि उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर उसी की ऑटोनॉमी है, और वही चूज़ करेगी कि क्या होगा उसका कोर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि किसी भी तरह की जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी उसकी लाइफ को, इंटरप्ट करेगी उसकी एजुकेशन को, करियर को, और उसके मेंटल वेलबींग को भी। तो कोर्ट ने ये कहा, और ये कहा आगे चलते हुए कि अगर हम सिंगल वुमेंस को जो है एक्सक्लूड कर देते हैं इस प्रोसेस से तो वो कुछ अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस की तरफ जो है आपका मूव हो जाएंगी, और अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस अगर वो कराएंगी तो वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ़ वुमेंस जो है आपका इंडिया में मर रही हैं। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के अकॉर्डिंग 8 वुमेंस जो हैं हर रोज़ मरती हैं क्योंकि वो अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस को जो है कैरी आउट करती हैं। वहीं आगे चलते हुए इस सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है इसको वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्रेज़ किया, और कोर्ट ने ये माना कि वुमेन को भी जो है इक्वल राइट होने चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए कि वो चूज़ करें अपने पार्टनर को और चूज़ टू हैव सेक्स विद देयर पर्सनल पार्टनर्स, जो कि एक आइडिया है। ऑल्दो हमारी कंट्री के अंदर जो है ऐसा माना जाता है कि सेक्स बिफोर मैरिज जो है अच्छा नहीं माना जाता। इवन ब्राइड्स जो हैं कुछ कम्युनिटीज़ में उन्हें भी वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ही वर्चुअस हैं, वो बहुत ही पवित्र हैं। लेकिन एक महिला की जो है एक सेक्सुअल ऑटोनॉमी, उसकी जो बॉडी की ऑटोनॉमी है वो उसका खुद का राइट है, और वही डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है या क्या नहीं। और आगे चलते हुए जजेस ने यह भी कहा कि अब लॉ को जो है इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता नैरो प्रिंसिपल्स पर, और क्या परमिशेबल है या क्या नहीं है ये देखना होगा पूरी की पूरी सोसाइटी का एनालाइज कर क्योंकि सोसाइटी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है, और लिव इन रिलेशनशिप्स हों, प्री मैरिटल सेक्स हो या फिर गे सेक्स हो, इन सब को मान्यता मिली है और अब इनको जो है एक क्राइम की तरह नहीं देखा जाता।
तो ये मान लेना चाहिए, और लॉज भी जो है कुछ इस तरह से बनने चाहिए जिसमें ये क्लियर एक मैसेज दिया जाए कि मैरिज जो है कोई प्री कंडीशन नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के लिए टू हैव सेक्स। और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है, नए नियम और नए जो हैं चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, तो ज़रूरत ये भी है कि सोशल कंटेक्स्ट को देखते हुए हमें भी अपने लॉज के अंदर कुछ नई रीएडजस्टमेंट करनी चाहिए। वहीं आगे चलते हुए पूरा का पूरा ये मैटर अबॉर्शन का ज़रूर था, लेकिन आगे चलते हुए जजेस ने कुछ टिप्पणी मैरिटल रेप को लेकर भी कर दी। मैरिटल रेप क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता है और वो उसकी वाइफ अगर माइनर नहीं है तो वो किसी भी तरीके का जो है रेप नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। वहीं इस ऑर्डर में जो है ये क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वुमेन जो है आपका प्रेग्नेंट हो जाती है हस्बैंड के एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप से, तो ऐसी महिला को जो है ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो जो है बच्चे को जन्म दे, क्योंकि इस तरह के बच्चे को जन्म देने से जो है उसके एक मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी हार्म होगा। वहीं ये एक रियलिटी है और ये माना भी गया है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है आपका इंडिया में रियलिटी है और कभी कभी वो अख्तियार कर लेता है रेप का रूप भी। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है आपका फैमिलीज़ में कॉमन है और ये जो है आपका वुमेन की जो है पार्ट ऑफ द लाइफ भी है, जो कि हर वुमेन को जो है कहीं ना कहीं जो है आपका बिताना पड़ा है, उसे देखना पड़ा है अपने पास्ट में। वहीं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने और फेमिनिस्ट ने जो है प्रेज़ किया है सुप्रीम कोर्ट को इस रूलिंग के लिए, लेकिन वहीं मेंस राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं इसके कुछ आपका डिसअपॉइंटेड हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इसको जो है मिसयूज़ करेंगी कुछ वुमेन्स ताकि हरास कर सकें अपने हस्बैंड को। ऑल्दो ये पूरा का पूरा जो रूलिंग्स थी ये अबॉर्शन लॉ को लेके ली थी, लेकिन जो लास्ट में मैरिटल रेप को लेके जो भी कमेंट दिया है वो ये दर्शाता है कि ये जो अबॉर्शन वाला जो रूलिंग है ये एक नेक्स्ट कदम है जो डिसाइड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली इनक्लाइंड है क्रिमिनलाइज करने के लिए मैरिटल रेप को, मतलब मैरिटल रेप को भी जो है आपका क्रिमिनलाइजेशन किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ उससे मिलता जुलता ही कुछ वर्डिंग्स दे दी हैं। और मैं बता दूं कि जो क्रिमिनलाइज करने का मैरिटल रेप का ये केस है ये ऑलरेडी जो है 3 जज बेंच के पास है और जल्द ही इसकी भी सुनवाई होने वाली है। वहीं ये तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। वहीं अपनी तरफ से अगर हम आगे कहें तो वे फॉरवर्ड में हम यही बोलेंगे कि जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है अबॉर्शन को लेके वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, स्पेशली अगर कंपेयर किया जाए यूएस जैसी स्टेट से, जिसने ऑलरेडी बहुत सारी जो है अबॉर्शन की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। हिस्टोरिकली भी वहाँ रिस्ट्रिक्शंस थी और प्रेजेंट में भी कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फर्दर अब हमें जो है ज़रूरत है एक रीथिंक करने की, रिव्यू करने की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, ताकि लॉ मेकिंग प्रोसेस ही कुछ ऐसा हो सके कि हम एकोमोडेट कर सकें सभी स्टेक होल्डर्स को और उन सब वुमेंस को भी इंक्लूड कर सकें जो अपना ताकि वुमेंस जो हैं फोकस कर सकें अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर। देखिए, अभी तो ये चीज़ है कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और लॉ मेकर्स को ही चाहिए था कि वो अपने लेवल पे ही जो है इन सब क्लॉजेस को इंक्लूड कर लें और अनमैरिड वुमेंस को भी इसका पार्ट बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ऐसा नहीं किया गया इसलिए ये सब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वरना हाई कोर्ट में जाने के बाद ही हाई कोर्ट ही इसकी रूलिंग दे देता। तो लॉ मेकर्स को भी चाहिए कि वो ज़्यादा एकोमोडेटिव रहें, हॉलिस्टिक रहें और सभी इंक्लूसिव तरीके से जो है सभी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें, ताकि जो रेड लाइंस रह गई हैं पूरे के पूरे लॉज में वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है प्रॉपर तरीके से उसे यूज़ कर सकें और परफॉर्म कर सकें अबॉर्शंस। उनको भी लॉ का हवाला ना देना पड़े कि आपका जो मैटर है, आपका जो पर्टिकुलर केस है वो लॉ के उसमें नहीं आता, इसलिए हम जो है इसको कैरी आउट नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी ज़रूरत है कुछ ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बनाने की, ताकि सभी के कंसर्न्स जो हैं एड्रेस हो सकें। तो यही था आज के आर्टिकल में। इसी तरह के रोज़ एनालिसिस देखने सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।